so the configuration will be S. So in that sense we can use that. सर प्रायोरिटी ऑर्डर तो नहीं लिखना होगा ना? तो मतलब 1 2 1 2 3 4 वो लिख देंगे पर अलग से नहीं लिखना होगा ना? ना वो जरूरी नहीं है, वो तो वहीं से दिख ओके जाएगा सर, ना, ओके वो सर। दिखाना जरूरी है। So last time we were discussing about coupling constant, तो उसको डिस्कस किया हमने। तो उसके बाद then we will move on to C13 spectra. Okay. तो C13 spectra, तो इसमें भी बाकी all the rules they will remain same. जिसी तरह से प्रोटॉन है, प्रोटॉन is having half spin, C13 is also having, so C13 is also having half spin. Okay, so half spin, so it's two spin states are, okay, so our two spin states are, so it is 2ni plus 1, so these are again plus half and minus half, so this is the difference. But definitely there is difference in the nucleus. So for example, in proton, so we are having one proton and only one electron in the outer shell, so this is for proton. But then C13, so we are having so many proton, okay, inside the nucleus, so many protons are nucleus, and we are having electrons. So how many electrons are there in carbon? So there will be 6 electrons in different cells. So 6 electrons, okay, it is having only one electron. So the basic difference between these is the change in the precessional frequency. ठीक है, कि ये जो न्यूक्लियस है आपका, इसकी जो प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो डिफरेंस आएगी। सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, क्या होगा इसकी प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी? अगर हम सेम फील्ड स्ट्रेंथ लेते हैं, लेट अस सपोज वी आर टेकिंग 100 मेगाहर्ट्ज, अगर 100 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट है, सो दैट कॉरस्पॉन्ड टू मींस द प्रोटॉन्स दे आर कमिंग इनटू रेजोनेंस एट दिस मच फ्रीक्वेंसी, वो 100 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के आसपास वो रेजोनेंस में आ रहा है, ठीक है, ये मतलब इसका। So what do you expect? What should happen with the precessional frequency of the कार्बन, जो कार्बन के अंदर न्यूक्लियाई है, ठीक है, उसकी प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी के साथ क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? वो हाई स्पीड से प्रिसेस करेगा कि लो स्पीड से, एंड व्हाई? एनी ऑफ यू? सर कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो थोड़ा डीशील्डेड होगा, तो फिर कम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना होगा, तो फिर शायद लो फ्रीक्वेंसी में वो मूव करेगा। तो उसकी जो प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी है वो लो होगी, होना चाहिए। हाँ, कम कम होना चाहिए, ठीक है। रीजन ठीक है आपका, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बजाय जो प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी है, प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करेगा? दैट विल डिपेंड अपॉन एनवायरनमेंट, मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे तो करता है, वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट दैट विल अगेन, कोई कुछ बोल रहा है क्या? तो ये एक्सटर्नल गामा पे सर, गामा वैल्यू जो होगी ना इसकी, क्या बोल रहे हो सर? जो गामा वैल्यू सर क्योंकि 1/2 पाई होता है ना सर। हाँ हाँ, थोड़ी आवाज कट रही है, वही मैं बोल रहा हूँ कि गामा वैल्यू का, अमित, हाँ थोड़ी सी आवाज कट रही है, आवाज नहीं आ रही है, हाँ वो है। सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, मैं यही कह रहा था। नो देयर इज इशू, कि साउंड का प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। सो व्हाट माय पॉइंट इज कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस केस में यू आर हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स, तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है बाहर,
ठीक है। तो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, हाउ इट, सो इट अपोजेस द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो जो इसकी जो इफेक्टिव फील्ड स्ट्रेंथ है, ठीक है, तो इस न्यूक्लियस पर जाने की, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से और कम हो जाएगा। ठीक है, अगर कम हो रहा है सो इट मींस द इफेक्टिव फील्ड फेल्ट बाय द दिस न्यूक्लियाई is less as compared to the whatever applied. So that means, so this precessional frequency will be less. अगर ये precessional frequency low होगी, so it means ये ठीक है, so low radio frequency पे resonance में आ जाएगा। ठीक है, so mathematically there is a direct relationship. So जिस frequency पे प्रोटॉन resonance में आ रहा है, ठीक है, उसकी 1/4 frequency पे, आपका 1/4 फ्रीक्वेंसी पे C13 न्यूक्लियाई रेजोनेंस में आएगा। सो फॉर एग्जांपल इफ प्रोटॉन इज कमिंग इनटू रेजोनेंस एट 100 मेगाहर्ट्ज, ये 100 मेगाहर्ट्ज पे आएगा, तो इट विल कम इनटू रेजोनेंस एट 25 मेगाहर्ट्ज। तो ये 25 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस में आएगा। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोटॉन एंड ए कार्बन C13, कि इनका जो प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी है वो अलग हो जाएगा, बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। सो 1/4 हो जाएगा प्रोटॉन का, ठीक है, उससे लो फ्रीक्वेंसी पे करेगा। देन कम्स टू द दिस आइसोटोप्स ऑफ दिस कार्बन। सो C13 इज, so this is basically isotope of C12, ठीक है, कार्बन, and this is the abundant isotope of the carbon. So what do you say, 98.9%. So 98.9% is only C12, okay, so, and the relative abundance of C13 is only approximately 1.1%. Okay, 1.1%. So what does it mean? If you are having 100, आपके पास 100 कार्बन के एटम है, ठीक है, यू आर टेकिंग 100 कार्बन एटम्स, आप एक एट ए टाइम ले रहे हो, तो उसमें से सिर्फ एक एटम होगा नेचुरली जो C13 होगा। ठीक है, तो आप इस तरह से अगर चेन ले रहे हो, चेन लगाई आपने, तो यू आर टेकिंग इट, फॉर एग्जांपल दिस इज सिंगल मॉलिक्यूल, तो इफ देयर आर टोटल 100 कार्बन एटम्स यहाँ पे इस चेन में, तो उसमें से सिर्फ एक एटम जो होगा, ठीक है, सो दैट विल बी C13। ठीक है, और दूसरे वे में आप क्या बोल सकते हो कि अगर आपके पास मॉलिक्यूल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये दिस इज ओनली CH4 मॉलिक्यूल, ये सिंपल मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो इस C4 में, सो एटलीस्ट इफ यू आर हैविंग अ टोटल ऑफ 100 CH4 मॉलिक्यूल्स, 100 हो गए, तो उसमें से सिर्फ एक CH4 मॉलिक्यूल होगा जिसका जो कार्बन होगा इट विल बी C13। So out of 100 molecules only one carbon will be C13. Now why I am telling you, because it will play important role when we will consider the concept of spin splitting जब हम करेंगे उसमें, तो ये आपको अभी समझना पड़ेगा कि ये ऐसा नहीं कि ये सारे के सारे कार्बन C13 है, ये सब के सब C13 ही है, अगर एक चेन में भी लगे हुए, ठीक है, सो ओनली प्रोबेबिलिटी इज ओनली 1%, सिर्फ 100 में से एक होगा। मान लो ये C13 है, तो जरूरी नहीं है ये और ये भी C13 है, अगर ये C12 है, ये C12 है, ठीक है, so C12 is this one is NMR inactive, तो ये NMR inactive है, we will not get a peak for C12, इसके लिए नहीं आएगा हमारे पास, सिर्फ C13 के लिए पीक आएगा, सिर्फ ये कार्बन का पीक आएगा। ठीक है, तो अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर हमारे पास सिर्फ 1% है, तो हम पूरी स्ट्रक्चर कैसे पता लगा लेते हैं कंपाउंड की। जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है, ठीक है, ये कोई कॉम्प्लेक्स सा कंपाउंड है, ये लगा हुआ है, फिर ये और चेन लग गई, फिर इधर और लग गया, ठीक है, तो जब तक हमारे पास ये अब इसमें अगर कार्बन देखोगे आप, तो कार्बन तो इसमें कितने हैं, सो 6 + 4 10 + 4 14, तो सिर्फ 14 कार्बन है ये, तो 14 कार्बन में तो कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं है कि इसमें से कोई एक होगा,
तो फिर हमारे पास जो स्पेक्ट्रा आ रहा है, C13 स्पेक्ट्रा आ रहा है, वो कैसे आ जा रहा है? ठीक है, हो सकता है इनमें से कोई भी, क्योंकि अगर C14 है तो हमें ये पता है कि 100 में से कम एक होगा, एक मॉलिक्यूल C13 होगा जो NMR एक्टिव है। तो 14 मॉलिक्यूल में 14 कार्बन में से, तो जब हम इसका NMR लेंगे तब तो वो आएगा नहीं, आना नहीं चाहिए, ठीक है। बट वो द रियलिटी इज, द पॉइंट इज कि ये जो आप स्पेक्ट्रा लेते हो तो उस केस में आप सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रा आप इवैल्यूएट नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। जब आप सैंपल लेते हो तो यू टेक फ्यू mg ऑफ कंपाउंड्स, फ्यू mg ऑफ कंपाउंड्स, लाइक अगर आप प्रोटॉन NMR ले रहे हो तो उसके लिए हमें अराउंड 10 mg के आसपास चाहिए, मे बी 5-6 mg चाहिए, ठीक है। और अगर हम अगर C13 ले रहे हैं तो जो कंपाउंड है इट शुड बी, अगर हम 600 मेगाहर्ट्ज पे करें तो 10 mg के आसपास होना चाहिए, अदरवाइज ये 30 to 50 mg चाहिए हमें, ठीक है। तब जाके हम C13 स्पेक्ट्रा ले सकते हैं। तो अगर आप देखोगे मे बी चाहे हम 5 mg ले रहे हैं प्रोटॉन के लिए, तो अगर आप देखोगे 5 mg में, सो दिस 5 mg इज कंटेनिंग बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इसमें मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे इसमें। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक मॉलिक्यूल है, तो जब मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल होंगे सो दैट विल इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कितने सारे कार्बन एटम्स, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि हो सकता है एक मॉलिक्यूल में ये वाला कार्बन C13 है, एक में ये वाला C13 है, फिर तीसरे में ये वाला आएगा, चौथे में हो सकता है ये वाला हो बाकी कोई भी नहीं हो, पांचवें में ये वाला हो बाकी कोई भी ना हो। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि फिर हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी आती है कि उस स्पेक्ट्रा में से देन almost each of the carbon will be C13, not in a single molecule, ठीक है, but taking individual molecules। तो individual molecules में ऐसा हो सकता है कि वो molecules में सारे के सारे वो C13 आ जाएंगे, ठीक है। So that is how we take C13 NMR spectra, ठीक है। So rest of the things they remain same। तो जैसे हमने ये रिलेशनशिप किया था when we are talking about this, so V0, so this applied field strength will directly proportional to the precessional frequency, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि इसकी स्पिन एग्जैक्टली सेम कार्बन की तरह है, स्पिन है इसकी, ठीक है। एंड जो इसकी प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जहाँ पे ये रेजोनेंस में आता है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। सो इट इज ऑलवेज 1/4 ऑफ द प्रोटॉन, ठीक है। अगर हम जैसे प्रोटॉन है 300 मेगाहर्ट्ज का है, 300 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट हमारे पास, तो कार्बन विल कम इनटू रेजोनेंस एट 75 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। इस केस में हमें कार्बन रेजोनेंस में नहीं मिलेगा यहाँ पे, तो ये 75 मेगाहर्ट्ज पे रेजोनेंस में मिलेगा, ठीक है। क्लियर हो गई? सो दिस विल गिव यू a brief overview about the C13, okay। Now how we observe, वो बता दिया आपको कि how we are observing the carbon spectra, ये जो peaks आ रही है। The next is whether this is a qualitative or quantitative, okay। So information about qualitative or quantitative, तो ये इंफॉर्मेशन हमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का मतलब है हमें एक तो प्रोटॉन भी बता रहा है कि प्रोटॉन है और किस तरह कितने प्रोटॉन है, अलग अलग प्रोटॉन, तो उनका नंबर भी बता रहा है साथ में क्वांटिटेटिव, ठीक है। हम देख रहे थे कि ये सिंगलेट जो आ रहा है वो 3 हाइड्रोजन के लिए आ रहा है, या क्वाड्रेट आ रहा है तो 2 हाइड्रोजन के लिए आ रहा है, ठीक है। ट्रिपलेट 3 हाइड्रोजन के लिए आ रहा है। सो दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वो हमें पता चल रहा है, ठीक है। बट इन दिस केस the C13 spectra is not qualitative, ये sorry quantitative नहीं है, it is only qualitative, ठीक है। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। so it is only qualitative, ये qualitative है, ठीक है। और इसका मेजर रीजन ये है qualitative का, क्योंकि again the problem is that only C13 is NMR active, ठीक है। तो वो उसकी जो रिलेटिव एविडेंस है वो वैसे कम है, तो आप स्पेक्ट्रा के या उसके एरिया अंडर द कर्व उसकी पीक से ये पता नहीं लगा सकते कि आपके पास वो कितने कार्बन आ रहे हैं,
ठीक है। तो आप हमारे पास सिर्फ एक सिंगल इस तरह से पीक है, जैसे प्रोटॉन में आपके पास अलग अलग पीक्स आती थी, ठीक है। तो ये सिर्फ इस तरह की सिंगल 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 पीक्स आती हैं, ठीक है। तो ये पता नहीं लगा पाएंगे हम लोग, तो इट इज ओनली क्वालिटेटिव। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज if it is it is a qualitative, so let us draw a simple molecule, okay. So let us suppose this one is C, C and C, so this is H, H and H, H and H. So when we studied the spin splitting, okay, now we are discussing the spin splitting between the neighboring nuclei. Spin splitting, okay, so we are having different nuclei, neighboring nuclei, so how they will spin, ठीक है, उनकी splitting कैसे होगी। तो ये जो splitting है, ये splitting कैसे करेंगे। ये हमने देखा था कि वन बॉन्ड अवे, सो ये वन बॉन्ड अवे है, दिस वन इज टू बॉन्ड अवे, दिस वन इज थ्री बॉन्ड अवे, ठीक है, ये दो प्रोटॉन है, तो ये आपस में दे इंटरेक्ट। जब सेम केमिकल शिफ्ट है तब वो इंटरेक्शन नहीं हुई, तब वो स्प्लिटिंग नहीं करेंगे, ठीक है, ये क्लियर है। तो प्रोटॉन के केस में तो सीधा था कि टू बॉन्ड अवे भी है व्हेन देयर आर डिफरेंट जेमिनल हाइड्रोजन्स, वो रह रहे हैं जेमिनल और ठीक है, फिर बिसनल हाइड्रोजन्स के बीच में भी है, वो स्प्लिटिंग आ रही है थर्ड पोजीशन पे, तो वो तो क्लियर है, वो हो जाएगा वहां से। नाउ इन दिस केस कार्बन और हाइड्रोजन के केस में, ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, सो वेदर इज देयर पॉसिबिलिटी ऑफ स्पिन स्प्लिटिंग बिटवीन द टू कार्बन एटम्स। दो कार्बन के बीच में क्या स्पिन स्प्लिटिंग होनी चाहिए जैसे हाइड्रोजन के बीच में हो रही है। इज इट पॉसिबल और नॉट, एनी ऑफ यू, अगर आपको थोड़ा सा क्लियर हुई मेरी बातों से। My question is, ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ आपको कि whether there will be a spin splitting between the two carbon atoms, तो होगा क्या। switch on or goes। सर अगर अलग अलग इन्वायरमेंट में है तो होना चाहिए, मतलब हाँ वो डेफिनेटली, वो तो अलग अलग ही लग रहे हैं ना, अलग अलग एनवायरनमेंट में तो होना चाहिए स्पिन हो स्प्लिटिंग। जाएगा। गुड, वेरी गुड, ऑप्टिमम। व्हाट डू यू थिंक कौशिक। सर होना तो चाहिए सर, होना चाहिए, तो दो C13 न्यूक्लियर के बीच में, ओके। सो एनी अदर, उसको लगता है कि सर नहीं होगा, कि सभी को लग रहा है कि होना चाहिए। आप में से कोई, अगर उसको लगता हो कि नहीं होगा, स्पिन स्प्लिटिंग नहीं होगा कार्बन के बीच में, ये भी मैंने बताया आपको कि जो कार्बन है, कार्बन की जो नेचुरल एविडेंस है, ठीक है, जो रिलेटिव एविडेंस है वो सिर्फ 1.1% है, ठीक है, ये बता रहा था मैं, इट इज ओनली 1.1%। ये C12 इज NMR इनएक्टिव, ये NMR नहीं दिखाएगा, ये NMR एक्टिव है। C13 इज NMR एक्टिव 1.1। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे हमने इस मॉलिक्यूल का दिखाई है कि इसमें 14 है, तो सिर्फ 14 में से हम मान के चलिए, या अगर कोई हमारे पास ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें 100 कार्बन एटम है, ठीक है, यू गॉट इट, एक ऐसा मॉलिक्यूल है, इट्स वेरी बिग मॉलिक्यूल, लेट अस सपोज थ्योरेटिकली दैट इज कंटेनिंग 100 कार्बन एटम्स, तो 100 में से सिर्फ एक कार्बन होगा व्हिच विल बी C13, जो C13 होगा। अब इसी में मान लो आप, ये मान लो ये वाला कार्बन अगर C13 है, ठीक है, ये 14 है, इसमें से एक C13 है, बाकी सारे के सारे C12 है, ये C12 है। सो विल C13 न्यूक्लियाई इंटरेक्ट विद C12 न्यूक्लियाई, क्या उसके साथ स्पिन स्प्लिटिंग करेगा वो? नो, नहीं करेगा, ठीक है, सो नहीं करेगा वो।
क्यों नहीं? बिकॉज सीटोलिन इज एनएमआर इनएक्टिव। तो मैं इसलिए अभी मैं इसको यहीं पे आपको एम्फेसाइज इसलिए कर रहा था कि जब आप तो जब आप यहाँ पे ये C13 न्यूक्लियर स्टडी कर रहे हो, तो इस केस में सिर्फ आपके पास 100 में से सिर्फ एक न्यूक्लियर होगा जो कि NMR एक्टिव आएगा, बाकी ये चेन है तो इसमें से नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ये C13 है तो ये भी देयर इज नो प्रोबेबिलिटी, कोई चांस नहीं है कि दोनों को दोनों C13 हो। ठीक है, हमारे पास पैसे हैं, एमोडेंस बहुत कम है। ठीक है, सो आई कैन से देयर इज नो कार्बन कार्बन स्पिन स्पिन इंटरेक्शंस। तो कार्बन कार्बन के बीच में जो स्पिन स्पिन इंटरेक्शंस है वो नहीं होगी, तो दिस इंटरेक्शन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, कार्बन कार्बन स्पिन स्पिन इंटरेक्शन इज नॉट पॉसिबल। सभी को क्लियर हो गया? ठीक है, कि ये तो नहीं होना चाहिए। हाँ, कोई पूछ रहा है कुछ क्या? नहीं सर, यस सर बोला सर। हाँ ठीक है, तो ये क्लियर है आपको? तो अब नाउ विल मूव ऑन टू द सेकंड। ठीक है, और आगे वाला पॉइंट दूसरा पॉइंट है स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग का। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में तो नहीं हो रहा है। ठीक है, ये स्प्लिटिंग ये प्रोबेबिलिटी तो हमने रोल आउट कर दी। अब एक और चीज देखो आप, ये कार्बन है। ठीक है, सो लेट अस सपोज दिस कार्बन इज C13। ठीक है, C13 है। नाउ ये तो मोस्ट प्रोबेबली C12 होगा, ये भी C12 होगा, इसमें तो नहीं इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, बट दिस कार्बन इज कंटेनिंग दिस न्यूक्लियाई। आपके पास हाइड्रोजन है, एक और हाइड्रोजन है, एक और हाइड्रोजन है, and all the hydrogen they are NMR active। ये जो हाइड्रोजन है ये NMR एक्टिव है। ठीक है, NMR एक्टिव है। So is there any possibility of carbon hydrogen spin spin interactions? We also call it heteronuclear interaction। ठीक है, दो अलग अलग न्यूक्लियाई आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या ये इंटरेक्शन पॉसिबल है? क्या हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ इंटरेक्ट करेगा? थोड़ा सोच समझ के बोलिए, ये पॉसिबिलिटी है क्या? सर वेरी लेस बट होना चाहिए। लेस क्यों है? क्योंकि 1.1 रिलेटिव एबंडेंस आपने बताया, तो फिर नहीं, अब तो मैंने बताया, वो तो हो गया, 1.1 तो हो गया, वो तो कार्बन का है रिलेटिव एबंडेंस, वो ठीक है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ जैसे ये C13 कार्बन है ये। ठीक है, ये तो हमें पता लग गया कि अब ये C13 है। मान लो 100 में से कोई मॉलिक्यूल है जिसमें ये C13 है। ठीक है, तो इस केस में अगर ये C13 है तो इसके चारों तरफ ये हाइड्रोजन लगे हुए हैं। यहाँ पे तो हमें पता है कि वो एक्टिव है, तो इस केस में होगा इंटरेक्शन कि नहीं होगा? होगा सर, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रेशनल फ्रीक्वेंसी तो पहले से ही ज्यादा की हुई है, क्योंकि कार्बन 13 ले रहे हैं हम, तो हाइड्रोजन के केस में तो कम ही चाहिए होती है, तो ज्यादा होगा। फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? प्रेशनल सर होगा, क्योंकि कार्बन एंड C13 दोनों ही NMR एक्टिव है, दोनों का I equals to half and 1H NMR is 98.9% in abundance, natural abundance, so होगा, इनके बीच में इंटरेक्शन होगा। हाँ वो ठीक है, लेकिन अभी क्या बोल रहे थे कि कार्बन ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे करेगा, रेजोनेंस में आएगा कि कम पे आएगा? लेस होगा सर उसका, कार्बन का प्रेशनल फ्रीक्वेंसी तो हमको ज्यादा देना पड़ेगा ना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। अभी तो मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं ना, हम तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं कि लो फ्रीक्वेंसी पे अगर रेजोनेंस में कि हाई फ्रीक्वेंसी पे। हाई भी आएगा सर कार्बन हाई फ्रीक्वेंसी पे कैसे आएगा? अगर उसकी प्रेशनल फ्रीक्वेंसी लो है, हाइड्रोजन की ज्यादा है प्रेशनल फ्रीक्वेंसी,
तो जैसे हमने अभी अभी तो डिस्कस किया हमने ये, तो ये मत सोचना कि कार्बन क्योंकि बड़ा न्यूक्लियाई है तो बड़े न्यूक्लियर के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, डोंट थिंक इन दैट वे एंड डोंट कंफ्यूज इट, वो होता है जो तुम कंफ्यूज हो रहे हो, डोंट कंफ्यूज इट with the radio frequency and with the radio frequency and with magnetic field strength, ये दोनों अलग अलग हैं। जो हम CWNMR करते हैं कंटिन्यूस वेव NMR और FTIR NMR है, तो CW वेव NMR तो वो तो हमने डिस्कस कर लिया, भूल जाओ आप, जो हम डिस्कस कर रहे हैं FT NMR ही है यहाँ पे, या उस बेसिस पे भी हम कर सकते हैं लेकिन वो अलग कॉन्सेप्ट आ जाएगा वो, ठीक है। तो उसको कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम सिर्फ जब हमने न्यूक्लियाई को वेदर वी आर ब्रिंगिंग द न्यूक्लियाई इनटू रेजोनेंस विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हम मैग्नेटिक फील्ड के साथ ला रहे हैं रेजोनेंस में उसको, या हम रेजोनेंस में ला रहे हैं, अभी हम एक्सपोज नहीं कर रहे हैं उसको, जब हम एक्सपोज करेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड से एक्सपोज कर रहे हैं, तो वो हम कम और ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो एट द मोमेंट व्हाट वी आर डूइंग, so we have to bring we have already fixed the external magnetic field, वो कर दिया, B is equal to D, वो fix कर दिया, and the nuclei they are having a particular frequency, set of frequencies, ठीक है। कि हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद तो जो न्यूक्लियाई है तो ये ओके सर, फिर कम होगा फिर। हाँ, ये क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। अच्छा हुआ तुमने वो किया, और वो क्लैरिटी जरूरी है। तो ये दो न्यूक्लियाई है, लेट अस सपोज ये हाइड्रोजन न्यूक्लियाई और लेट अस सपोज ये C13 न्यूक्लियाई है, ठीक है। तो जब हमने ये फील्ड लगा दिया, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ लगा दिया, ठीक है, तो उस केस में बोथ ऑफ देम दे आर डेफिनेटली डिपेंडिंग अपॉन देयर केमिकल एनवायरनमेंट। वही भी हमने डिस्कस किया कि हाइड्रोजन में तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो डायरोमैग्नेटिक रेशियो भी अलग है इसका, और कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, तो उस एनवायरनमेंट की वजह से, केमिकल एनवायरनमेंट की वजह से उसका जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो न्यूक्लियस तक पहुंचेगा, इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड, सो दैट विल ऑलवेज बी लेस, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है दे ऑलवेज अपोज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, वो हमेशा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेंगे। तो इस केस में तो इसकी प्रिसिशन फ्रीक्वेंसी है 300 मेगाहर्ट्ज, 300 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। तो इसकी डेफिनेटली इसकी प्रिसिशन फ्रीक्वेंसी कम होगी, इट विल बी अराउंड 75 मेगाहर्ट्ज, वो हमने निकाल दिया कि ये इसकी 1/4 होगी प्रिसिशन फ्रीक्वेंसी। तो जब हमने इसको रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स अप्लाई करना है, ठीक है, तो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी जब इसको देनी है हमें, तो जो प्रोटॉन और कार्बन है वो डेफिनेटली अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस में आएंगे, ठीक है। तो हम C13 डिस्कस कर रहे हैं, सो लेट अस सपोज वी आर यूजिंग ए फील्ड दिस स्ट्रेंथ ऑफ 75 मेगाहर्ट्ज, हम ये वाली स्ट्रेंथ यूज कर रहे हैं, ठीक है। इस स्ट्रेंथ पे इस न्यूक्लियाई को देख रहे हैं, तो क्या इस स्ट्रेंथ पे ये न्यूक्लियर रेजोनेंस में जब आएगी, तो वेदर दिस कार्बन विल शो स्पिन स्प्लिटिंग विद द प्रोटॉन, हम वो डिस्कस कर रहे हैं। एंड आई हैव गॉट ए मैसेज फ्रॉम किसने भेजा कि ये ओके, तो अमित कुमार इज सेइंग नहीं होगा इंटरेक्शंस, प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो ठीक है। तो अमित बोल रहा है कि क्योंकि इनकी प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो उनके बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा, तो इज इट ट्रू, ऐसा है क्या? अगर मान लो प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो क्या इंटरेक्शन नहीं होगा? हो सकता है सर, प्रिसिशन फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए रेजोनेंस के लिए, पर इंटरेक्शन के हम लिए तो सेम। हम कोई सिंगल फ्रीक्वेंसी थोड़ी भेज रहे हैं, हम तो रेडियो फ्रीक्वेंसी का एक बैंड भेज रहे हैं, मतलब तो उसमें तो होंगी ना सभी फ्रीक्वेंसीज। हाँ नहीं वो ये, लेकिन मैं थोड़ा सा जो अमित है वो ही इज लिटिल बिट कंफ्यूज्ड, उसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो जब हम रेजोनेंस में ला रहे हैं किसी न्यूक्लियस को वो अलग है, ठीक है। रेजोनेंस में लाना और स्पिन स्प्लिटिंग दोनों अलग अलग चीजें, आप दोनों को इकट्ठा करके मत देखो इसको, ठीक है। अब अमित के अकॉर्डिंग ऐसा होगा कि सिर्फ वही न्यूक्लियस इंटरेक्ट करेगा जो रेजोनेंस में होगा, क्या वो रेजोनेंस नहीं, रेजोनेंस में तो आपको पीक्स आएगी,
वो ठीक है, वो पीक आ गई आपके पास, पीक आ गई, बट दैट पीक विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेबरिंग न्यूक्लियाई। तो वो जरूरी नहीं कि वो रेजोनेंस में होगा वो न्यूक्लियाई, क्योंकि उस नेबरिंग न्यूक्लियाई की जो इंटरेक्शन हो रही है उसको तो अपने इलेक्ट्रॉनिक लोड की वजह से हो रही है, उसकी अपनी स्पिन स्टेट की वजह से हो रही है। वैसा नहीं कि वो भी जब रेजोनेंस में जाएगा तब जाके जैसे हमारे पास CH3 ग्रुप है, CH3 और CH2 ग्रुप है, तो CH3 ग्रुप का हमने उसको प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी दिया और वो रेजोनेंस में आके उसने एक पीक दे दिया, सिंगल पीक दे दिया CH3 कि जब हमें सिंगल पीक मिलेगा इट मींस उसका मतलब होगा कि उसके नेबरिंग में कोई प्रोटॉन नहीं है, कोई न्यूक्लियाई नहीं है। लेकिन ये CH3 न्यूक्लियाई अगर CH2 है तो वही सिंगल पीक विल अगेन स्प्लिट इनटू ए, वो ट्रिपलेट में डिवाइड हो जाएगा वो, बट दैट डजंट मींस कि जो CH2 वो रेजोनेंस में आके तब उसने किया, वो तो उसके एनवायरनमेंट की वजह से हो रहा है। तो इसी तरह से कार्बन में भी C13 में क्या होगा, मैंने बता दिया आपको कि एक C13 है, तो C13 के नेबरिंग न्यूक्लियस है, वी आर हैविंग 3 प्रोटॉन, 3 न्यूक्लियाई है, ठीक है। तो क्या उनके बीच में इंटरेक्शन होगा, ठीक है, क्या वो स्पिन तो एक C13 ने पीक दे दिए, बट वेदर दैट पीक विल बी फर्दर स्प्लिट बाय द नेबरिंग प्रोटॉन, क्या उसको इंटरेक्शन करेगा। सो इफ नेबरिंग न्यूक्लियाई इज NMR एक्टिव, तो NMR एक्टिव है तो वो डेफिनेटली वो नेबरिंग न्यूक्लियाई को वो इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है, वो स्प्लिटिंग करेगा उसकी, ठीक है। तो वो स्प्लिटिंग होनी चाहिए, ठीक है, और स्प्लिटिंग होनी चाहिए, सो दैट रूल्स रिमेन सेम कि अगर स्प्लिटिंग होगी तो हाउ मेनी नेबर्स, जो इक्विवेलेंट नेबर्स हैं, हाउ मेनी नेबर्स आर देयर एंड द पीक विल बी एंड दैट विल बी सेम, n+1 रूल लगेगा इसमें भी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ CH3 यहाँ पे ये CH3 है, ठीक है, तो ये वाला ऊपर जो आपके पास ये वाला जो कार्बन है, तो इसकी जो एक सिंगल पीक है, so this peak will further split into different peaks, ठीक है, ये डिफरेंट पीक्स आएंगी, तो कितनी आएंगी पीक्स ये, तो दैट विल बी इक्वल टू 3+1, तो इट विल बी अ क्वाड्रेट, तो आपको ये क्वाड्रेट मिलेगा, क्लियर। और ये जो C2 है ये वाला न्यूक्लियस, तो इसके जो नेबरिंग है, so this carbon is having, ठीक है, तो इसकी भी सिंगल पीक आनी चाहिए, ठीक है, बट बिकॉज इट इज अगेन हैविंग 2 नेबरिंग प्रोटॉन्स, अगर 2 नेबरिंग प्रोटॉन है तो इट विल गिव अस ए ट्रिपलेट, तो इस केस में हमारे पास ट्रिपलेट आएगा ये, ठीक है। सो द पॉइंट इज, तो व्हेनेवर यू आर हैविंग NMR एक्टिव न्यूक्लियाई एज ए नेबर, तो जब भी NMR एक्टिव न्यूक्लियाई नेबर होगा, तो वो न्यूक्लियाई आपको फर्दर स्प्लिटिंग करेगा, क्या वो स्पिन दैट विल ऑलवेज शो स्पिन इंटरेक्शंस, वो स्पिन इंटरेक्शन शो करेगा, ठीक है, एंड यू विल हैव द स्प्लिटिंग पैटर्न सिमिलर टू दैट ऑफ द प्रोटॉन, जैसा प्रोटॉन की पास पैटर्न होता है आपके पास उसी तरह का पैटर्न आएगा, ठीक है। वी आर हैविंग ए फॉर वन proton you are having a डबलेट, एक प्रोटॉन के लिए डबलेट आएगा, 2 प्रोटॉन के लिए ट्रिपलेट आएगा और 3 प्रोटॉन के लिए क्वाड्रेट आएगा, ठीक है। सो यू आर हैविंग दिस पैटर्न, ये पैटर्न आएगा आपके पास, ठीक है। सो नेबरिंग कार्बन पे जो हाइड्रोजन है, जो प्रोटॉन NMR एक्टिव है, उस पे इफेक्ट नहीं करेगा सर? क्या करेगा सर? नेबरिंग कार्बन है उस पर भी तो हाइड्रोजन है सर। हाँ, तो उसका इफेक्ट नहीं होगा इस दूसरे कार्बन पर? C13, हाँ, तो इस केस में दैट्स अ गुड क्वेश्चन। तो इस केस में क्या है कि इसकी जो स्प्लिटिंग है आपकी, जो ये स्प्लिटिंग जो C1 बॉन्ड ऑफ कपलिंग हो रही है, ठीक है, तो ये कपलिंग इतनी ज्यादा है, इतनी स्ट्रॉन्ग है ये कि ये फर्दर कपलिंग इसका जो ये आएगा, ये प्रोटॉन बोल रहे हो आप, ठीक है। अब इस केस में क्या है कि जो स्प्लिटिंग ट्रांसफर होगी, ठीक है, वो ट्रांसफर होगी इस कार्बन, इस न्यूक्लियस के थ्रू, यहां से यहां तक और इससे यहां तक, ये ऐसे चलता है, ठीक है। तो ये एक तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये वाली बहुत स्ट्रॉन्ग है,
और ये इंटरेक्शन इसकी इतनी स्ट्रांगली नहीं हो पाएगी इस प्रोटॉन के साथ, ठीक है। तो ये नहीं दिखेगी उसमें, ये जो पैटर्न है वो उतना इफेक्टिवली भी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये फर्दर इसमें कार्बन के केस में सो जो 3 बॉन्ड 2 बॉन्ड अवे और 3 बॉन्ड अवे कपलिंग है, सो यू कांट हैव इट, यू कांट सी इट, को स्पेक्ट्रम में दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो प्रोटॉन के केस में वो जो इनकी इंटरेक्शन है 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड अवे और 3 बॉन्ड अवे, वो बहुत स्ट्रांग है इंटरेक्शन इनकी। तो उस केस में जो व्हाट यू कॉल इट, जो इसकी इंटरनल स्पिन्स है, ठीक है, वो ट्रांसफर हो जाती हैं न्यूक्लियस के थ्रू, दैट्स व्हाई यू आर हैविंग स्प्लिटिंग। ये वाला पैटर्न नहीं आएगा। बट आई एम एक्सपेक्टिंग अनदर क्वेश्चन फ्रॉम यू पीपल, एंड द क्वेश्चन इज दोनों ही कार्बन 13 हुआ तो दोनों ही कार्बन सी बॉन्ड का कोई इंटरेक्शन नहीं आएगा? हाँ, अगर दोनों ही कार्बन 13 है, ठीक है, ये दोनों ही कार्बन 13 है, तब डेफिनेटली देयर विल बी ए सी देन देयर विल बी ए स्पिन स्प्लिटिंग। लेकिन अभी तो वही तो हमने डिस्कस किया, अभी ये पॉसिबिलिटी नहीं है हमारे पास, क्योंकि पहले ही 1% है ये, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। इट्स इम्पॉसिबल कि ये दोनों आपस में ये इकट्ठे होंगे, ठीक है। बट इन एनी केस अगर ये है, ऐसा होता है, देन डेफिनेटली वी विल गेट स्प्लिटिंग। तब ये दोनों न्यूक्लियाई आपस में हम सिंगलेट का डबलेट ले लेंगे इसका, ठीक है। तो ये स्प्लिटिंग आ जाएगी, इसका डबलेट आ जाएगा इसका, ठीक है। सो लेकिन ये होगा नहीं, आपको मिलेगा ही नहीं, ऐसा रेयर होगा, कभी मिलियंस कंपाउंड में एक मिल रहा है। और अगर सिर्फ एक कॉम्बिनेशन ऐसा बन रहा है, तो जहां पे आपके इतने मिलियंस कंपाउंड्स है, वो उनकी पीक्स है, ठीक है, वो इस पीक्स को होने नहीं देगी, वो नॉइज की तरह रह जाएगी, वो पीक बहुत छोटी रह जाएगी, क्योंकि जितने ज्यादा न्यूक्लियस होंगे आपके पास उतना ज्यादा स्प्लिटिंग पैटर्न आएगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इस केस में ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है, इसलिए हमने पहले C13 स्प्लिटिंग डिस्कस किया हमने पहले। तो अभी वी आर डिस्कसिंग C13 विद प्रोटॉन के साथ उसका कपलिंग कैसे होगा, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। और क्वेश्चन कोई? मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, वो पूछना चाहिए आपको अगर समझ आया हुआ तो। सर यहाँ पे सिर्फ 1 बॉन्ड कपलिंग होके स्प्लिटिंग होगा? मैं थोड़ी देर में आता हूँ, क्लास ले रहा हूँ। हाँ बोलिए। सर यहाँ पे सिर्फ 1 बॉन्ड कपलिंग होकर स्प्लिटिंग होगा या 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड भी हो सकता है? नहीं, वो मैंने बोल दिया, सिर्फ 1 बॉन्ड अब है, ये 1 बॉन्ड वाली स्प्लिटिंग है। ये हो गया क्वेश्चन, ये बता दें। और क्वेश्चन बताओ, और क्वेश्चन आना चाहिए और रिलेटेड टू प्रोटॉन स्पेक्ट्रा। सर जो NMR है वो प्रोटॉन NMR और इसका इंस्ट्रूमेंट सेम ही होता है सर, या अलग अलग होता है? नहीं, सेम हो, क्योंकि आपने सिर्फ वो फ्रीक्वेंसी हम चेंज कर देते हैं सिर्फ, है फ्रीक्वेंसी चेंज कर देते हैं सिर्फ। हाँ, क्योंकि वो हम 300 मेगाहर्ट्ज दे रहे थे रेजोनेंस के लिए, इसमें हम सिर्फ 75 मेगाहर्ट्ज देंगे वो। ओके सर, इसमें सिर्फ FT NMR ही हम करते हैं, उस हाइड्रोजन के तो दोनों स्टडी किए थे हमने। हाइड्रोजन के लिए तो दोनों थे ना सर, एक तो था CW NMR था, एक FT NMR था। वो इसमें वो नहीं फर्क, वो तो बेसिक थ्योरी है ना, वो तो सभी NMR में सेम रहेगा, वो तो इसमें उसको तो दूसरी बार करने का कोई फायदा नहीं है ना। वो तो वो न्यूक्लियर स्पेसिफिक नहीं है ना, वो तो आपका थ्योरी है कि अच्छा कैसे स्पिन कैसे बढ़नी है, कैसे कम होगी, वो हो गया, वो ठीक है सर। लेकिन देखो हमने स्पिन स्प्लिटिंग का सर कार्बन NMR के साथ 1H NMR का भी सिग्नल शो होगा क्या? कार्बन सिग्नल के साथ 1H NMR सिग्नल शो होगा कि नहीं, आप बताइए, और कोई बता सकता है? सर नहीं होना चाहिए, क्योंकि C13 का सिग्नल आ रहा है, तो क्या है उसमें हमें प्रोटॉन का सिग्नल भी मिलेगा हमें साइमल्टेनियसली? नहीं, क्योंकि वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी में आएगा। वेल डन, ठीक है। तो ये तो अच्छा, ये तो आपने खुद ही जवाब दे दिया कि जब मैंने बताया C13 वो रेजोनेंस में कब आए, सिग्नल कब मिलेगा हमें? सिग्नल मिलेगा जब
न्यूक्लियर रेजोनेंस में आएगा, ठीक है, वो तब सिग्नल मिलेगा। और स्प्लिटिंग कब होगी? स्प्लिटिंग तब होगी जब दो एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई आपस में एक दूसरे के नेबर है, स्प्लिटिंग तब होगी, ठीक है। दो अलग अलग चीजें हैं। तो हमें ये पता है कि जो C13 का न्यूक्लियाई है, तो C13 का न्यूक्लियाई वो 75 मेगाहर्ट्ज पे, जैसे तो अगर रेजोनेंस में आ रहा है तो प्रोटॉन का आएगा 300 मेगाहर्ट्ज पे। तो जब तक वो रेजोनेंस में नहीं आएगा तब तक पीक नहीं देगा। सिमिलरली, क्योंकि जब हमने प्रोटॉन स्पेक्ट्रा स्टडी किया तो ऐसा भी नहीं है कि वो ज्यादा है तो कम वाला आ ही जाएगा। मैंने बोला वो एग्जैक्टली मैच करना चाहिए रेजोनेंस के लिए। ऐसा नहीं कि ज्यादा होगी फ्रीक्वेंसी तो वो कैसा हम 300 मेगाहर्ट्ज दे रहे हैं तो उसमें 75 मेगाहर्ट्ज तो आएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो जो वो फिट है, जो रेजोनेंस है, जब वो फ्लिपिंग करेगा, फ्लिपिंग एक एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी पे होगी। जब तक हम वो एग्जैक्ट अगर ज्यादा दे रहे हैं तब भी नहीं करेगा, वो उसको अब्सॉर्ब नहीं करेगा उस फ्रीक्वेंसी को, ठीक है, अपनी स्पिन स्टेट में रहेगा, ठीक है। तो जब हम प्रोटॉन स्पेक्ट्रा स्टडी कर रहे थे तो प्रोटॉन स्पेक्ट्रा के केस में भी हमने 100 मेगाहर्ट्ज कर लिया, 200 मेगाहर्ट्ज, उसमें तो हमने दिखाया नहीं कहीं भी कि अच्छा ये वाली जो पीक है वो कार्बन के लिए आ रही है। उसमें स्ट्रिक्टली हम बता रहे हैं कि ये प्रोटॉन्स के लिए, ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन के लिए इनका नेबरिंग एनवायरनमेंट कैसा है, डबलेट आ रहा है, ट्रिपलेट आ रहा है और सिंगलेट आ रहा है, तो वही दिखाया हमने, ठीक है। अभी C13 के केस में वी कैन नॉट ऑब्जर्व प्रोटॉन का फ्रीक्वेंसी नहीं आ सकता उसमें। ओके सर। लेकिन आपने वो क्वेश्चन नहीं पूछा जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अभी भी नहीं वो क्वेश्चन पूछा, एंड दैट क्वेश्चन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और कोई किसी के माइंड में अगर क्वेश्चन आ रहा है, इट इज रिलेटेड टू स्पिन स्प्लिटिंग ओनली। सर प्रोटॉन का भी नो नहीं सर, कुछ नहीं। कोई बात नहीं, पूछो, डजंट मैटर, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होता। पूछ रहे हो वो दैट मे बी रियली इररिलेवेंट और रेलेवेंट, बट इट कैन नॉट बी रॉन्ग, ठीक है। तो ठीक है, तो नहीं है तो मैं देखो, अभी हमने बताया कि हीटेरोन्यूक्लियर से इंटरेक्शंस कर रहे हैं C13, और जब हम C13 की न्यूक्लियस यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, सो वी आर सेइंग दैट दिस कार्बन इट विल इंटरेक्ट विद दिस हाइड्रोजन्स, ये हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्ट करेगा, ठीक है, और इसकी स्पिन स्प्लिटिंग होगी तो ये क्वार्टेट में स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। देन व्हाई नॉट देयर इज ए स्पिन इंटरेक्शंस व्हेन वी डिस्कस्ड अबाउट प्रोटॉन स्पेक्ट्रा। जब हमने प्रोटॉन स्पेक्ट्रा किया था, ठीक है, तो प्रोटॉन स्पेक्ट्रा के केस में अगर मैं पूछूंगा आपसे ये वाले प्रोटॉन का कैसा सिग्नल आएगा, ये CH3 का क्या होगा सिग्नल, ये ट्रिपलेट होगा। बहुत बढ़िया, तो ये ट्रिपलेट होगा, ठीक है। सो दिस विल बी ए ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट है यहाँ पे। तो ट्रिपलेट क्यों आ रहा है? क्योंकि ये दो नेबरिंग हाइड्रोजन है, ठीक है। तो उस केस में भी तो कार्बन है यहाँ पे, अगर मान लो ये कार्बन C13 है, ठीक है, सो व्हाई वी आर नॉट गेटिंग ये इंटरेक्शन क्यों नहीं कर रहा है? अगर हाइड्रोजन कार्बन के साथ इंटरेक्ट कर सकता है या हाइड्रोजन जो है वो कार्बन की स्पिन स्प्लिटिंग कर सकता है, सो व्हाई नॉट कार्बन इज डूइंग स्प्लिटिंग ऑफ हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन की स्प्लिटिंग क्यों नहीं कर रहा है? This was the question which I'm expecting from you. वो तो हमने डिस्कस ही नहीं किया उस केस में, वो क्यों नहीं डिस्कस किया हमने? तो यहाँ पे तो हम स्प्लिटिंग दिखा रहे हैं, देखो स्प्लिटिंग हो गया इसका, तो इसकी तो फर्दर स्प्लिटिंग होनी चाहिए फिर। अगर ये ट्रिपलेट है, साथ में एक कार्बन नेबरिंग है, तो बड़ा हाफ स्पिन है उसकी, एक न्यूक्लियस है, तो इसका डबलेट फिर और बनना चाहिए हमारे पास। और क्योंकि ये वन बॉन्ड अवे कपलिंग है, और वन बॉन्ड अवे की जो कपलिंग कांस्टेंट है, तो वो कपलिंग कांस्टेंट भी बहुत ज्यादा होता है इसका। वैसे तो हमने कपलिंग कांस्टेंट देखा कि कितना है, जनरली 0 से लेके ज्यादा सारा 18, 19 या 20 तक रहता है, लेकिन ये जो CH है, ठीक है, इनकी जो आपस में कपलिंग होती है, तो इसकी कांस्टेंट ये फ्रॉम 100 मेगाहर्ट्ज टू अराउंड 250 मेगाहर्ट्ज तक इसका कपलिंग कांस्टेंट बहुत ज्यादा आता है, इनके बीच में काफी डिस्टेंस है, तो ये बहुत ज्यादा आता है कपलिंग कांस्टेंट। तो जब प्रोटॉन ले रहे हैं
तो प्रोटॉन का सिग्नल वो क्यों नहीं, वो ट्रिपलेट क्यों नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला ट्रिपलेट भी, ये जो ट्रिपलेट आ रहा था ये भी चेंज होना चाहिए था, ये वाला। कोई बता सकता है? आप में से कोई? से हाई रेजोल्यूशन पे दिखना पड़ेगा तब दिखेगा हाई रेजोल्यूशन पे शायद। हाँ। मतलब आप बोला सर कपलिंग कांस्टेंट बहुत रेंज में होता है, मैंने CH का। नहीं, वो तो अगर ज्यादा होगा, जितना ज्यादा कपलिंग का कांस्टेंट होगा वो तो उतना हमें तो कम रेंज पे मिल जाएगा। इवन जब हम हाई रेंज पे देखते हैं तो हाई रेंज पे तो कपलिंग कांस्टेंट और वो पीक्स जो वो ज्यादा शार्प हो जाती हैं, अब हमें एक्सपेंड करके देखनी पड़ती है वो। जब हम जो कपलिंग कांस्टेंट है जैसे जैसे 100 मेगाहर्ट्ज है या 60 मेगाहर्ट्ज है, 60 मेगाहर्ट्ज पे तो वो, क्योंकि उसमें एक यूनिट जो बना है वो 60 ppm के बराबर है, ठीक है। तो उसमें कम होगा, उसमें ज्यादा होगा। तो हर्ट्ज में वैल्यू सेम रहती है, लेकिन जो ppm है पार्ट्स पर मिलियन है, उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो कम हो, जैसे जैसे हम और स्प्लिटिंग करते रहते हैं तो पीक्स शार्प होती रहती हैं, वो जो उनके बीच की डिस्टेंस है। लेकिन बिकॉज जब हमने कपलिंग कांस्टेंट करना है तो वी मल्टीप्लाई विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, तो जो स्कैन हमारे इंस्ट्रूमेंट उसकी फ्रीक्वेंसी से, तो जब 60 वाले के साथ करेंगे तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आपके पास हर्ट्ज में आ जाएगी वैल्यू। इसी तरह से तो 60 को मल्टीप्लाई करके किसी एक 60 को x से मल्टीप्लाई करके आपके पास मान लो 7 या 8 आ रहा है, तो 300 को मल्टीप्लाई उसी फैक्टर x से मल्टीप्लाई करके तो वो छोटा हो जाएगा, वो उसका जो पार्टीशन है, ठीक है। द हियर आंसर इज why we are not observing a spin-spin interactions of proton with the C13 nuclei is again because the natural abundance of C13 is very low। कि फिर से भी आ जाएगा कि ये C13 करेंगे तो इंटरेक्ट तो करेंगे, ऐसे नहीं बोल सकते कि नहीं कर रहे हैं, ये करेगा इंटरेक्ट, लेकिन मैंने बताया कि 100 में से सिर्फ एक मॉलिक्यूल है, सिर्फ एक कार्बन एटम है, बाकी 99 में नहीं है। तो ये जो पीक्स आ रही है, तो ये ट्रिपलेट की इतनी स्ट्रॉन्ग पीक इसी फ्रीक्वेंसी पे, ये ट्रिपलेट की इतनी स्ट्रॉन्ग पीक आ जाएगी, अगर वो कहीं दिखेगी भी थोड़ी सी, ये डबलेट दिखेगा तो यहाँ पे, तो ये नीचे इसी पीक के साथ मर्ज कर जाएगा वो, और उसकी जो, ठीक है, और उसका जो ये आएगा क्वांटिटेटिवली आएगा वो बहुत कम होगा, वो यहाँ पे दिखेगा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो वो उसको ओवर पावर कर लेगा वो, ठीक है। तो इसलिए वी कैन नेग्लेक्ट दैट पीक, वी कैन से जब आपके पास इतनी स्ट्रॉन्ग पीक आ जा रही है तो ऑलरेडी नेग्लेक्ट हो रही है, तो वी नीड नॉट टू डू एनीथिंग एल्स। तो प्रोटॉन के केस में भी जब प्रोटॉन इंटरेक्ट करता है, यस डेफिनेटली इट विल शो इंटरेक्शन विद द C13, बट दीस इंटरेक्शंस दे आर कंपैरेटिवली वेरी लो। और सेकंड केस में जब हम C13 ले रहे हैं तो उस में क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अब कंपटीशन सिर्फ दो पीक्स, छोटी पीक्स के बीच में है, ये बड़ी पीक और छोटी पीक आ गई ना। लेकिन जब हम C13 न्यूक्लियर डिस्कस कर रहे हैं तो उस केस में अगर हमारे पास ये क्वाड्रेट आ रहा है, एक ये छोटी आ रही है पीक, तो ये वाला भी छोटा आ रहा है, ये वाला भी, तो अब दोनों के बीच में कंपटीशन है, तो इनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हम आपस में एक दूसरे से। ये तो इस केस में इसलिए हम बोल रहे हैं कि अगर हमने प्रोटॉन NMR लेना है तो वो तो 16 स्कैन से हो जाता है, हम 16 स्कैन का 32 स्कैन डाल दिए उसमें, या 64 स्कैन, अगर आपको याद है जो स्कैन की हम बात करते हैं कि हम इरेडिएट कर रहे हैं, मॉलिक्यूल रेजोनेंस में आ रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, वापस आके हम फिर दूसरा स्कैन दे रहे हैं, फिर तीसरा, फिर चौथा। वो क्यों देते हैं, वो जो सिग्नल की उसकी जो इंटेंसिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए, सम अप करने के लिए, तो ओवरऑल उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो वो है। लेकिन इस केस में आपको बहुत ज्यादा सिग्नल देने पड़ेंगे, कम से कम 1000 स्कैन करने पड़ेंगे, क्योंकि ये छोटा सिग्नल है, इसको अगर बड़ा करना है हमने और पॉपुलेट करना है और इंटेंसिटी बढ़ानी है उसकी, सो वी हैव टू गिव मोर सिग्नल्स, हम इसको और ज्यादा पिक्स देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये है, इसलिए ये पिक्स हम ये इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो दिस इज द बेसिक पॉइंट। तो
ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। और इसमें से किसी का कोई क्वेश्चन है? ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये CH3 सर प्रोटॉन का अबांडेंस ज्यादा है इसीलिए कार्बन को स्प्लिट कर देता है, और कार्बन का अबांडेंस कम है इसलिए प्रोटॉन को स्प्लिट नहीं कर पाता, यही है ना? हाँ, जो इनकी इंटरेक्शंस है इनकी आपस में, वो उसका रीजन, मेन रीजन वही है उसका। हाँ जी, हाँ ठीक है, मैं बिजी हूँ अभी ना, मीटिंग में। हाँ, तो इसका मेन रीजन यही है कि जो आपके पास इंटरेक्शन जब आ रही है, जब आप कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है, तो जब आप प्रोटॉन की बात करेंगे कि प्रोटॉन की भी स्प्लिटिंग हो रही है, यस डेफिनेटली प्रोटॉन की स्प्लिटिंग भी होगी C13 के साथ, ठीक है, लेकिन क्योंकि C13 बहुत कम है पहले ही, तो आपकी जो पीक्स आ रही है, वो स्प्लिटिंग आ रही है, वो बहुत कम है, वो दिखेंगी नहीं वो पीक्स फर्दर। और मैंने बताया कि ये मॉलिक्यूल ले लिया, जैसे हमने प्रोपेन ले लिया, तो प्रोपेन में से सिर्फ 100 में से सिर्फ एक मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, जो जहां पे C13 होगा। मान लो ये वाला कार्बन है, तो अगर ये कार्बन अगर C13 है, तो 100 में से सिर्फ, तो आपको 99 पीक्स तो एक तरह के कंपाउंड्स की आ रही है, और सिर्फ 1 पीक जो है वो स्प्लिटिंग के साथ आ रही है, C13 की स्प्लिटिंग की, तो वो पीक्स नहीं दिखेगी, वो इग्नोर हो जाएगी उसको, इसलिए वो स्पेक्ट्रा में भी नहीं दिख रही है, ठीक है। जब हम C13 ले रहे हैं, तो हम तो एग्जैक्टली इसी को टारगेट कर रहे हैं, C13 वाली पीक्स को, तो हम उसी पीक को ढूंढ रहे हैं कि वो कहाँ पे है। तो वो पीक, प्रोटॉन तो सारे के सारे 100% आपके NMR एक्टिव है, तो वो जब मर्जी जैसा भी हो, वो C13 को स्प्लिटिंग करेंगे उसके जाके फर्दर स्प्लिटिंग करेंगे, तो वी कांट इग्नोर इट। सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, तो इस केस में जो पैटर्न आएगा आपके पास, सो वी आर हैविंग दिस 2 इक्विवेलेंट कार्बन, 2 इक्विवेलेंट कार्बन है, तो इस केस में जो ये आएगा, सो इट विल शो ए ट्रिपलेट, आपके पास एक ट्रिपलेट दिखा दी है इसने। So these peaks are just like this one, इस तरह से आ रही है, और one is this one will be a quadrate, तो एक आपके पास ये quadrate आएगा, so there will be 1 triplet and 1 quadrate, ये peaks आएंगी हमें कार्बन की C13 के लिए, इसके लिए, ठीक है, ये वाला। तो ये वाला, अब इसमें क्या है कि ये तो सिंपल मॉलिक्यूल है, तो यहाँ तो हमें पता चल रहा है अच्छा कि ये ट्रिपलेट है और ये क्वाड्रेट है। अब समस्या वहां पे होती है जहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स सा मॉलिक्यूल है, ठीक है, और इसकी जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सी आ रही है, और बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं उनकी जो ये पीक्स है, ये एग्जैक्टली, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर। अब ये है जैसे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, इसका ट्रिपलेट आ गया, फिर अच्छा बीच में अगर कोई और होगा, तो उसमें क्या होगा कि यहाँ पे आके एक और लेट अस सपोज एक डबलेट आ गया, तो यहाँ पे आ गया डबलेट होगा, ठीक है, फिर एक अगर और ग्रुप लगा दिया हमने COO, ये CH2 CH3 यहाँ पे लगा दिया, तो उसका भी ट्रिपलेट आएगा, ठीक है। तो आपके पास ये जो पीक्स है, ये इस तरह से ये ओवरलैप कर जाएंगी, ठीक है, एंड इन दैट सिनेरियो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू आइडेंटिफाई, ठीक है। अब कार्बन एक है और उसकी पीक्स यहाँ पे 3 आ रही है, कहीं पे 4 आ रही है, कहीं पे 2 आ रही है, ठीक है। सो दिस होल स्पेक्ट्रा इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लेक्स, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा ये स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो आपको ये नहीं पता चलेगा आपके पास इवन क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन वो भी नहीं रहेगी आपके पास। जो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है कि एटलीस्ट हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ यू कैन से केमिकली डिफरेंट कार्बन्स इक्विवेलेंट होंगे तो उसका सेम आएगा। तो हाउ मेनी केमिकली डिफरेंट कार्बन्स आर प्रेजेंट इन योर कंपाउंड, तो वो पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसलिए ये जो स्पिन इंटरेक्शन हो रही है न्यूक्लियस केस में, ठीक है, तो एक तो इस इंटरेक्शन से हमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल रही है, एंड दैट इंफॉर्मेशन इज
we can tell what kind of environment a carbon is, या how many hydrogens are linked to the carbon atom, उस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लिंक है। ये इंफॉर्मेशन हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल रही है कि अच्छा इक्विवेलेंट ट्रिपलेट आ रहा है, मींस कि अच्छा उस कार्बन के साथ वो हाइड्रोजन अटैच है। अगर क्वाड्रेट आ रहा है तो 3 हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है, और डबलेट आ रहा है तो 1 हाइड्रोजन अटैच है। ये लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है कि जब आपके पास एक बड़ा मॉलिक्यूल आ रहा है कि जहाँ पे जो कार्बन की शिफ्ट है, केमिकल शिफ्ट वैल्यू है, वो बहुत इकट्ठी है, तो उस केस में वो सारी वैल्यूज ओवरलैप कर जाएगी, एंड देन यू विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज अ ट्रिपलेट और क्वाड्रेट है और डबलेट है और कितने तरह के कार्बन है, कौन कौन से कार्बन है। तो देन दैट बिकम्स एंड that will create a lot of confusion. So then what to do? अगर इतना ज्यादा ये कंफ्यूजन आ रहा है तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे, क्या करना पड़ेगा? So there is a concept of decoupling. We call it decoupling. So decoupling of spectra. ठीक है, ये वैसे प्रोटॉन में भी होता है, हम प्रोटॉन में भी डीकपल्ड स्पेक्ट्रा लेते हैं और C13 में, लेकिन मैंने यहाँ तक रखा होता है क्योंकि अभी इसके साथ लिंक होगा और यू विल बी able to understand it now. Okay, so okay, so I think you might be having next class. So this is we will continue and we will start with the decoupled spectra. So what do you mean by decoupled spectra? और ये भी आसान है, अगर आप लोगों को बाकी बेसिक एनएमआर का जो कॉन्सेप्ट और जो रेजोनेंस और पीक्स है वो कैसे कैसे आ रही हैं वो क्लियर हो गया तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। सो मार्क योर अटेंडेंस, किसकी क्लास है अभी आपकी नेक्स्ट? हेलो, राजेश सर की थी सर, अभी तो 5 PM को होने वाली है। किसकी? राजेश की? ये सर राजेश सर की। अच्छा, उन्होंने पोस्टपोन कर दिया ना। ठीक है, चलो तब तो नहीं प्रॉब्लम।